Hello friends, in Psycholab. Let's start December 2012 paper 3. Okay, let's start it. So the question number 1, there is some stages of the Piaget. Okay, Piaget ने जो 4 stages दी थी, दूसरी है प्री ऑपरेशनल एंड थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशन. तो इन स्टेजेस को इनके साथ जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो उन्होंने थ्योरी दी थी कि बच्चों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, किन स्टेजेस पे होता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है. सॉरी. तो मैं इसको कराने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग फ्रॉम माय नोट्स. सो लेट्स डू दैट. देखिए सेंसरी मोटर पीरियड देख रहे हैं आप. तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये है बर्थ टू 2 years. ओके, दैट इज रिलेटेड टू बर्थ टू 2 years, यानी तब से 2 साल तक रहता है. और यहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस और मोटर स्किल्स को एक्सप्लोर करता है एनवायरनमेंट को जानने में. तो अपने सेंसेस और मोटर स्किल्स को यूज़ करेगा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए. और यहाँ पे वो यूज़ करता है, बिगन करता है यूज़ लैंग्वेज एंड टू इमिटेट एंड रिप्रेजेंट द एनवायरनमेंट. तो जो हो रहा है उसको इमिटेट करना. ठीक है. नेक्स्ट इज if you talk about the next stage, that is the pre-operational. इसी के नीचे है. तो as you can see, यहाँ पे जो है ये इसकी जो एज है that is called 2 to 7 years. तो यहाँ 0 to 2 years थी और यहाँ है 2 to 7 years. और यहाँ पे जो बच्चा है वो बोलना शुरू करता है, बोलने लगता है अच्छा खासा, और उसकी मेमोरी बिल्डअप होने लगती है, इमेजिनेशन डेवलप हो जाता है, थिंकिंग जो होती है वो हालांकि अभी लॉजिकल नहीं होती, और यहाँ पे वो ईगो सेंट्रिक होता है. ये वर्ड एक और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेंट्रिज्म एक वर्ड आता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेट में आता है. इट मीन्स कि बच्चा अपने हर चीज़ में अपने आप को सेंटर में रखेगा, सब कुछ उससे रिलेटेड होगा. तो दैट इज कॉल्ड ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है. एंड ही लर्न्स दैट सिंबल्स रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. उसे समझ में आता है कि सिंबल्स जो हैं वो कुछ और रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे चाइल्ड को समझ में आने लगते हैं जस्टिस वगैरह, इमेजेस वगैरह, जैसे उसको पता होता है कि दिस इज अ मेल टॉयलेट एंड दिस इज अ फीमेल टॉयलेट ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स, है ना. तो कई बार आपने देखा भी होगा और कई बार बच्चे करते हैं, इट्स अ फीमेल टॉयलेट, व्हाई विल आई गो इन दैट, आई एम अ बॉय, है ना. सो child learns to play using the imagination to create stories and situation. Child develops language during this period. तो this is about pre-operational. हालांकि इस स्टेज की कुछ limitations भी है कि उनके पास कुछ logical thoughts नहीं होते, कंजर्वेशन नहीं आता, जैसे क्वांटिटी के मामले में कि शेप के चेंज होने से मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, इट कुड बी सेम. एंड रिवर्सिबिलिटी, जैसे उन्हें सीक्वेंस समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग पॉइंट तो समझ में आता है पर उसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं करना जानते. और ईगो सेंट्रिक थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड स्टेज, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. यहाँ पे जो चाइल्ड होता है वो एबिलिटी डू सम मैथ एंड मेजरमेंट विद मैनिपुलेटिव्स. और पहले मैं बता दूँ, देखिए 7 to 11 ईयर्स इसकी एज है, और यहाँ पे बच्चा ना मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझ जाता है और वो उसको कॉज एंड इफेक्ट समझ में आना लगता है कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है. सो उसको रियल कॉन्क्रीट थिंग सिस्टमैटिक वे में समझ में आ जाने लगती है. लेकिन अभी भी उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं होता है, और वो अब ईगोसेंट्रिक भी नहीं रहता है, और वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाता है. ठीक है, दिस इज अबाउट. एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट इज दैट्स कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशन. एंड इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ये पहले तो ईयर देख लीजिए कि 11 to 15 ईयर्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है. अब वो दूसरे की बातों को भी समझने लगता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगता है. ठीक है. तो अ चाइल्ड इज एबल टू थिंक एंड रीजन इज प्योरली एब्स्ट्रैक्ट टर्म इन हिज हेड विदाउट हैविंग कॉन्क्रीट आइटम इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है. एंड मतलब कोई चीज़ ज़रूरी नहीं वो दिख रही है, वो ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकता है विच इज़ can feel out. He is able to use logic and abstract thinking. He questions previously accepted thought, ideas and value. और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि adolescent thinking हो जाती है यहाँ पे formal operation में, और वो hypothesis आ जाता है, abstract hypothesis to test them, है ना, ये सब आ जाता है. तो let's match the answer of this question. तो if you can see that, तो सबसे पहले सेंसरी मोटर है. एंड यू नो दैट कि अगर हम सेंसरी की बात कर रहे हैं तो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू सेंसेस. तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है डेवलप कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स इन सीरीज. ओके. एंड सो दिस इज मतलब ऑपरेशनल कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं तो इससे. और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेंसरी मोटर तो आर के साथ होगा 4, लैक्स लैंग्वेज एंड डज नॉट यूज सिंबल, इंटरनल बिहेवियर बिगन्स, क्योंकि ये कब होता है, प्री ऑपरेशनल में. तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर विल बी पी हियर, आर हियर. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल. तो क्यों,
Q is related to 3, represent the world mentally and thought egocentric child show animism. और ये मैं बता भी चुकी हूँ कि बच्चे के अंदर egocentric जब कब होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा. एंड नाउ टॉक अबाउट दी third stage, that is called operational concrete या concrete operational. So that is related to develop conservation concept, classify objects in series. अब उसके अंदर conservation आ जाता है, प्री ऑपरेशनल तक नहीं होता है. फिर the last one is that formal operation. तो जब abstract thought की बात होगी तो you'll get 4, है ना. और अगर इसका आप सीधे भी एक आंसर निकालना चाहें ना तो देखिए एस के साथ 1 है और इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही के साथ है, तो वैसे भी आपका आंसर क्या होता है सी. सो दैट इज अबाउट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइल्ड लर्न टू ऐड न्यू वर्ड्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड. जो बच्चा है वो नए वर्ड कैसे सीखता है, किस प्रोसेस के थ्रू. तो देखिए न्यू मैपिंग ऐसा कुछ नहीं होता, इंस्पिरेशन नहीं कि इंस्पिरेशन से ही बच्चा सीखे, ऐसा नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है. इट्स मोर अबाउट द फास्ट मैपिंग. द आंसर इज ए. व्हाट इज फास्ट मैपिंग? लेट्स रीड फर्स्ट दैट. द प्रोसेस ऑफ रैपिडली लर्निंग अ न्यू वर्ड बाय कंट्रास्टिंग विद अ फैमिलियर वर्ड. ठीक है, ऐसे वर्ड्स को जानना जो बाय कंट्रास्ट है, जो ऑलरेडी आप बच्चा वर्ड्स जानता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल दैट चिल्ड्रन यूज ड्यूरिंग लैंग्वेज एक्विजिशन. और देखिए नॉम चॉम्स्की ने वर्ड दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जब बच्चा लैंग्वेज एक्वायर्ड कर रहा होता है. तो एन एग्जाम्पल वुड बी प्रेजेंटिंग अ यंग चाइल्ड विद 2 टॉय एनिमल्स. जैसे इसका एक इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है कि एक बच्चे को पता है कि ये डॉग है, इस क्रिएचर से वो फैमिलियर है, और एक अनफैमिलियर क्रिएचर है, ये एक मैमल है प्लेटिपस, ये डॉल्फिन जैसा दिखता है. तो एक डॉग को तो वो जानता है दिस इज डॉग, लेकिन प्लेटिपस को नहीं जानता. समझ रहे हैं, ये फैमिलियर है और ये अनफैमिलियर है. तो व्हेन द चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिट्रीव द प्लेटिपस, अ कंट्रास्ट इज प्रोवाइड फॉर द चाइल्ड डॉग वर्सेस अननोन क्रिएचर. तो ये उसको ये जो है प्लेटिपस है, इसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहा है. हु अलाउज देम टू इन्फर द अदर क्रिएचर मस्ट बी अ प्लेटिपस. तो डॉग को छोड़कर कोई और क्रिएचर प्लेटिपस है. तो यूजिंग फास्ट मैपिंग इज वेरी इफेक्टिव इन न्यू वर्ड एक्विजिशन. फास्ट मैपिंग जो होता है वो बहुत ही फायदेमंद होती है एक्विजिशन में. विद मोस्ट चिल्ड्रन बीइंग एबल टू रिकॉल द न्यू ऑब्जेक्ट्स अ वीक लेटर. और फास्ट मैपिंग में क्या होता है कि जब बच्चा वर्ड एक्विजिशन कर रहा होता है तो जनरली वो एक हफ्ते के बाद जो उसने लर्न पहले किए होते हैं वो एक हफ्ते के बाद उसको रिकॉल्स होते हैं. दैट इज अबाउट, दैट इज फास्ट मैपिंग. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3. द परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज. पहले थ्रेशोल्ड समझिए. देखिए अगर मैं मानूं आपसे बोलूं कि एक चाय लीजिए और चाय में ना चीनी का एक एक दाना डालिए. ओके, एक एक दाना. आप ही बताइए क्या एक एक दाने से एकदम से चीनी का टेस्ट आ जाएगा? नहीं. एक सर्टन अमाउंट के बाद, हो सकता है आपने 50 दाने डाले हों, उसके बाद यू फील लाइक समथिंग स्वीट इन दिस. यस. तो आपको एक थ्रेशोल्ड चाहिए, मतलब एक मिनिमम रेंज टू डिटेक्ट इट. तो वो कह रहा है कि थ्रेशोल्ड ऑफ अ कॉन्शियस एक्सपीरियंस बिलो. यहाँ किसकी बात हो रही है? बिलो. और बिलो से यहाँ पे एक ही वर्ड दिख रहा है सब्लिमिनल. तो यहाँ पे आंसर है सब्लिमिनल परसेप्शन. दैट इज अबाउट. तो इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. परसेप्शन विदाउट अवेयरनेस इट्स नॉट द सेम थिंग एज सब्लिमिनल परसेप्शन. तो परसेप्शन वो नहीं है जो विदाउट द अवेयरनेस होती है, मतलब ऐसा नहीं है, वो सब्लिमिनल परसेप्शन नहीं है. तो सब्लिमिनल परसेप्शन इज सपोज टू ऑकर व्हेन अ स्टिमुले इज टू वीक टू बी परसीव. सब्लिमिनल परसेप्शन वो होता है जिस स्टिमुले को बहुत जो वीक होता है परसीव करने के लिए, येट इस पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. हालांकि वो परसीव नहीं हो पा रहा, फिर भी उससे इंसान जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है. सच स्टिमुले कैन क्रिएटेड बाय फ्लैशिंग अ विजुअल स्टिमुले. और इस तरह के स्टिमुलेस को क्रिएट किया जा सकता है कि कुछ विजुअल स्टिमुलेस को फ्लैशिंग करके, देन क्विकली मास्किंग इट विद अनदर स्टिमुले, और उसको फिर दूसरे स्टिमुले से मास्किंग करके, और बाय प्रेजेंटिंग अ साउंड सो वीक दैट नोबडी कैन डिटेक्ट इट विदाउट एम्पलीफिकेशन. और ऐसे इस तरह का साउंड, देखो एक तो विजुअल स्टिमुले की तरफ से कर सकते हो आप, और दूसरा है साउंड की तरफ से. तो वो कहता है कि इतना वीक होना चाहिए कि उसका एम्पलीफिकेशन इतना हो कि वो डिटेक्ट ही ना हो पाए. और बाय ट्रांसफॉर्मिंग स्टिमुले इलेक्ट्रॉनिकली अंटिल इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, या उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कि उसको ईजिली रिकॉग्नाइज ना किया जा सके. तो दिस इज अबाउट. तो यहाँ कोई सिग्नल डिटेक्शन की बात नहीं हो रही. difference here is or just noticeable here, so that's a different thing which I'll tell you later if the next question come. So that is, समझ में आया? तो आंसर है subliminal. बिलो की बात हो रही है तो subliminal होगा. ओके. Next, question number 4. In spite of passing of many years, you have little trouble in remembering where you were when you discovered the Taj tragedy of 26/11 in Mumbai. मैं पहले कुछ भी बताऊँ उससे पहले I want to tell you one thing, कि देखिए जब भी कुछ भी ट्रॉमेटिक इवेंट की बात होती है, if there is a something traumatic event,
एनी ट्रॉमेटिक इवेंट दैट्स रिलेटेड टू फ्लैश बल्ब मेमोरी। वो किससे रिलेटेड होता है? फ्लैश बल्ब मेमोरी। ओके, अब यहाँ देखिए ट्रेजेडी की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ही सोचिए, मेमोरी के मैं आपको दो पार्ट बता चुकी, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट के दो पार्ट्स होते हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक, और इम्प्लिसिट के तीन पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वन इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजरल मेमोरी, ठीक है। इसको और फिर दूसरी होती है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और थर्ड होती है प्रेमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही देखिए, ये इसकी बात तो कर नहीं रहा। एपिसोडिक जो मेमोरी होती है कहीं ना कहीं रिलेटेड टू फ्लैश बल्ब होती है, बट दैट्स रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड जनरली दे आर नॉट ट्रेजेडिक। जबकि अगर आप सिमेंटिक की बात करें, दैट्स फैक्चुअल और जनरल नॉलेज, ठीक है। और प्रोसीजरल मेमोरी रिलेटेड टू योर स्किल्स एंड हैबिट, एंड फ्रेमिंग इज रिलेटेड टू व्हेन द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू टू लर्न द न्यू इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ना तो, और ये भी समझ जाइए कि ये जो होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, और इम्प्लिसिट जो होती है वो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है। तो ये नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी स्किल्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है। ये एपिसोडिक नहीं है क्योंकि दिस इज एपिसोडिक, और इम्प्लिसिट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट, तो आंसर विल बी बी। और उसके बेसिस पे मैंने आपको अपने नोट से कुछ दिया भी है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी, ओके, but because the option is not there, and it's like a photo taken with the advanced coated with model camera, तो ये फोटो मतलब आपके दिमाग में खिंच जाना, और ये जनरली अब नॉर्मल पीपल के साथ होती है, क्योंकि इसमें एक बीमारी जो बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड PTSD, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दिस हैपन, तो इसमें बंदा शॉक होता है, सरप्राइज होता है, कोई नेशनल ट्रेजेडी हो जाए, डेथ ऑफ समवन, तो बहुत ही ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है। तो इट इज डिटेल एंड विविड मेमोरी दैट इज स्टोर इन वन ओकेजन एंड रिटेन फॉर अ लाइफ टाइम। Few people have detailed memories of event which happened the day before or after each assassination. तो ये बहुत ही डिटेल्ड मेमोरी होती है और जनरली रिटेन रहती है लाइफ टाइम के लिए। पीपल ऑल्सो मे फॉर्म फ्लैशबल्ब मेमोरी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनल इवेंट सच एज हियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ फैमिली मेम्बर और विटनेसिंग एन अनयूजुअल ट्रॉमा सच एज डिजास्टर, है ना। जैसे डिजास्टर वगैरह हो जाए तो उससे रिलेटेड कोई मेमोरी, ठीक है। तो ये टिपिकली फ्लैशबल्ब जो होती है ड्रामेटिक, अनएक्सपेक्टेड होती है, शॉकिंग होती है, और इस तरह के इवेंट से रिलेटेड हो सकती है। So now let's talk about the question number 5. Which of the following explains the typical intelligence creative relationship? तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। So although scientists have found a correlation between those individuals with IQ of 120 or more having a high level of creativity, साइंटिस्ट को कुछ मिला है कि भाई जिनका IQ 120 से ज़्यादा होता है, देयर इज़ अ हाई चांसेस कि उनकी क्रिएटिविटी भी बेटर होगी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी इज मोर ऑफ एन ओवरलैप ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी इंस्टेड ऑफ अ डिपेंडेंस ऑन वन अनदर। तो ये डिपेंडेंस नहीं होते क्रिएट की, ऐसा नहीं है कि इफ यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू कैन हैव अ मोर क्रिएटिविटी, दे आर नॉट डिपेंडेंट, इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट हाँ ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, दैट इज अबाउट। तो इसका आंसर इज नन ऑफ द अबव। ना तो इसमें कोई यू शेप्ड रिलेशनशिप है, ना ही इन्वर्टेड है, और ना ही लीनियर है। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कुछ परसेप्टेड ऑडिटरी रिसेप्टर्स दिए हैं कोयलिया के। तो पहले मैं आपको कोयलिया दिखाती हूँ। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ईयर का, क्योंकि इसके अंदर होता है फ्लूइड, ठीक है। आप गाड़ी में अगर सफ़र करते हैं ना, और जब आपको चक्कर आने लगते हैं, वो इसलिए होता है जब हम पहाड़ों में जाते हैं और ऐसे ऐसे घूमते जाते हैं, तो फ्लूइड जो होता है ना, ये स्टेबल नहीं रहता, ये हिलता रहता है, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन स्टेट आ जाती है, जिसकी वजह से हम वॉमिटिंग फील भी करते हैं। तो परसेप्टेड ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे, इनमें क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, और इसके बेसिस पे ना टू डेफनेस भी होती है। अगर इनको हार्म पहुंच जाए, इसीलिए बोलते हैं कि अगर हम किसी साउंड से ये अगर डैमेज हो जाए तो ये हील भी नहीं हो सकता, दैट इज। तो आंसर विल बी बी। फिर मैं आपको थोड़ा सा ईयर का स्ट्रक्चर बताती हूँ। देयर इज अ 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। तो अगर एक्सटर्नल की बात करेंगे, दिस इज ये जो आपका पार्ट है बाहर का। फिर आपके मिडल में ही 3 चीज़ें हो जाती है, हैमर, एनविल और स्टिरअप, और यहीं पे आपकी ये टेम्परिक मेम्ब्रेन, जिसे आप ईयर ड्रम भी कहते हैं, यानी कान का पर्दा। और इंटरनल ईयर में आपका आ जाता है ये ओवल विंडो एंड द कॉइलिया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, and that is. Now the question number 7, the realistic understanding of death concept is based on the following ideas. पहले मैं आपको 4 बता देती हूँ कि डेथ कॉन्सेप्ट में क्या 4 चीज़ें मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑन चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ फोकस ऑन बायोसाइंटिफिक कंपोनेंट्स। तो इसमें 4 चीज़ें होती है यूनिवर्सली। तो पहला तो ये होता है यूनिवर्सैलिटी,
या और दूसरा होता है इरिवर्सिबिलिटी, थर्ड होता है नॉन फंक्शनैलिटी एंड चौथा होता है कैजुअलिटी। इतना समझ में आया? ठीक है। सो नॉन कॉर्पोरल कंटिन्यूएशन वाज प्रपोज एज अ फिफ्थ कंपोनेंट, ये फिफ्थ कंपोनेंट बाद में ऐड हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अब आप भी देख सकते हैं इस पे जो है परमानेंस आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आपको कहीं पे। इज देयर इज एनी परमानेंस एंड यूनिवर्सैलिटी है, मोर्टैलिटी इज नॉट देयर, नॉन फंक्शनैलिटी है। तो 2 and 3 यू कैन सी। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मोर्टैलिटी नहीं है, नॉन फंक्शनैलिटी है एंड दिस इज द थिंग। तो 2 and 4 है, बट एज पर द यूजीसी द आंसर इज डी। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये परमानेंस भी बता रहे हैं बट मुझे ये मिले हैं। तो वैसे तो यूजीसी का आंसर डी है, बट मेरे हिसाब से तो 2 and 4 होना चाहिए, बट ऑप्शन इज नॉट लाइक दिस देयर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द आंसर 1, 2 and 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड एज फील गुड हार्मोन। तो ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे हम जो फील गुड हार्मोन होता है, जिससे हमें अच्छा फील होता है? तो एंडोफ्रिन्स होते हैं। ठीक है। द नेम एंडोफ्रिन्स ट्रांसलेट इनटू सेल्फ प्रोड्यूस मॉर्फिन। ये ऐसा एक हार्मोन है जो खुद ही से मॉर्फिन रिलीज करता है और ये रिजेंबल करता है ओपिएट्स। ओपिएट्स समझते हैं ना, अफीम, और आपको पता है उससे यू फील लाइक हाई, है ना, in their chemical structure and have analgesic properties. Endorphins is produced by the pituitary gland, और ये किससे प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी से एंड हाइपोथैलेमस से, ड्यूरिंग स्ट्रेनियस फिजिकल एक्सर्शन। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा अपने फिजिकली उसको थका लेते हो तब, और या आप सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड ऑर्गेज्म करते हो तब उस टाइम पे यू फील लाइक दिस। तो एंडोफ्रिन्स आर अमंग द केमिकल नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर विच फंक्शन टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद द नर्वस सिस्टम। तो एक फंक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नर्वस सिस्टम में। एंडोफ्रिन्स जो होता है वो इंटरेक्ट करता है ओपिएट रिसेप्टर्स के साथ ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारी जो परसेप्शन होती है, रिड्यूस अवर परसेप्शन ऑफ पेन, जो तो हमारा परसेप्शन होता है पेन के रिलेटेड, वो कम हो जाता है। एंड एक्ट सिमिलरली टू ड्रग्स सच एज मॉर्फिन एंड कोडाइन। तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो मॉर्फिन और कोडाइन है। अच्छा, मैं आपको ना इसका आंसर तो मैं बता ही चुकी बी, लेकिन इसकी मैं एक और एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। देखिए, 4 तरह के ड्रग्स होते हैं। पहला ड्रग को बोलते हैं स्टिमुलेंट्स, दूसरे ड्रग को बोलते हैं डिप्रेसेंट, थर्ड होता है हेलुसिजियंस एंड 4 इज ओपिएट्स। ठीक है। तो देखिए, स्टिमुलेंट्स 4 तरह के होते हैं। स्टिमुलेंट्स जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, हाई करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं, दैट इज कॉल्ड कैफीन, कोकेन, एम्फेटामाइन एंड निकोटीन। दीज आर, इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है सी कैन। ठीक है, तो कैफीन, कोकेन, एम्फेटामाइन एंड निकोटीन। एंड अगर आप डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे आता है अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स, एंजियोलिटिक्स लाइक ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, और बैलियम। तो ये सब जो है डिप्रेसेंट है। और अगर हम बात करें हेलुसिजियंस की, जिसमें हमें हेलुसिनेट फील होता है, हम किसी और ही वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलएसडी, मैरिजुआना, पीओट, साइलोबी मशरूम। एंड ओपिएट्स में आता है एचएमएमसी, यानी हीरोइन, मॉर्फिन, मेटाडोन एंड कोडाइन। तो मैंने आपको दिखाया भी कि वो मॉर्फिन और कोडाइन की बात कर रहा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ओपिएट्स। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन समझ में आता है तो आप समझ पाएंगे कौन सी चीज़ क्या। तो स्टिमुलेंट्स जो है थोड़ा सा वो बढ़ाता है, रिप्रेशन जो होता है हमें लो कराता है, हेलुसिनेशन हमें किसी और दुनिया में ले जाता है, और फिट्स ऑल्सो मेक्स अस फील गुड ऑफ द like it takes away from us. That is, so question number 9, which of the following are the content theories of work motivation? पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ थोड़ा सबकी थ्योरी के बारे में। तो अगर हम एडल्वर्स ERG की थ्योरी करें, व्हाट इज ERG? E का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, R का मतलब होता है रिलेटेडनेस, और G का मतलब होता है ग्रोथ। तो मैं लिख देती हूँ अगर आप चाहते हैं तो। E का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, एंड R का मतलब होता है रिलेटेडनेस, और G का मतलब होता है ग्रोथ। ओके, अब व्हाट इज, तो मैं आपको ये बता क्वाइट सिमिलर टू मास्लो थ्योरी। हाउ? ये भी एक पिरामिड लेते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं, जैसे अगर हमने मास्लो का पिरामिड देखा है, अब्राहम मास्लो का, तो जब वो पहला उसका वो लेते हैं तो वो बताते हैं कि पहले हमें अपनी बेसिक नीड्स होती है, जैसे हमारी फिजिकल नीड्स जो होती हैं, और दूसरा फिर हम अपनी पूरी करते हैं सेफ्टी, और इन दोनों को मिला के बनती है हमारी बेसिक नीड्स। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद 2 और आते हैं, जैसे उसमें एक आ जाता है
है आपका मतलब दैट इज कॉल्ड योर लविंग लव वंस, जिसमें आप एक सोशल रिलेशन बनाते हैं, और चौथा आता है आपका सेल्फ स्टीम। ठीक है, इससे ये दोनों मिला के बनते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। और लास्ट में आपको पता ही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, वो जो हायर पोटेंशियल होता है, दैट इज एल्डरफर का कहना था कि ये जो नीड्स होती हैं, तो अगर वो बेसिक नीड्स को कहता है एग्जिस्टेंस, बेसिक नीड्स को क्या कहता है, वो कहता है बेसिक नीड्स को, ही सेड द बेसिक नीड्स, जो बेसिक नीड होती हैं ये होती हैं एग्जिस्टेंस, यानी ये हमारी, क्योंकि अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं और हमारी सेफ्टी नहीं होगी तो वी विल नॉट गोइंग टू बी हैव आवर बेसिक नीड्स। ओके, सो दैट इज अबाउट, अरे यार ये छुप गया, एक मिनट, ठीक है, चलिए अब मैं ऐसे से कर देती हूँ। तो बेसिक नीड्स को बोलता है एग्जिस्टेंस नीड्स, ठीक है, और फिर आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको वो बोलता है कि आपकी वो क्या है, रिलेटेडनेस, और जो लास्ट में हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ा था दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। इसी को लेके वो बात करता है, और दैट इज अबाउट, तो वो ये कहता है कि हम जो ये करते हैं व्हाई वी आर डूइंग दिस, तो जब वो कहता है कि अगर हमारी इंफीरियर चीज़ें और क्या कहते हैं हमारी जो ग्रोथ होती है, इसमें जो होता है हाई पोटेंशियल हाई सेटिस्फाई चीज़ें हो गई, ठीक है, तो वो कहता है कि ERG थ्योरी जो होती है वो ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि जब एक टाइम पे बहुत सारी नीडें ऑपरेशनल में होती हैं, यानी बहुत सारी नीडें हमें चाहिए होती है, तो ये करता है कि अगर हमारी हायर लेवल ऑफ नीड जो है, हायर लेवल ऑफ जो नीड है वो अगर सेटिस्फाई ना हो, तो हम जो है लोअर लेवल नीड की तरफ फिर से आकर्षित हो जाते हैं और फिर उस पर ज़्यादा अपने डिज़ायर करते हैं सेटिस्फाई करने पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ आई एम नॉट क्लियर अगेन आई एम ट्राइंग टू से दिस। वो कहता है कि अगर आपकी जो यहाँ पे मान लीजिए ये एग्जिस्टेंस है, ये ग्रोथ है और ये रिलेटेडनेस है, तो इनमें कहीं ना कहीं इस तरीके का रिलेशन होगा, ठीक है, यानी ये कंप्लीट होगी तो आप इस पे जाएंगे, ये कंप्लीट होगी तो आप इस पे जाएंगे, यस। लेकिन ये कहता है, एल्डरफर कहता है कि सपोज इफ द ग्रोथ, ये वाली आपकी नीड कंप्लीट नहीं हुई, हाई लेवल नीड, तो आप बैक टू एग्जिस्टेंस पे जाएंगे और आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे इसको फिल करने का, तो देयर इज एन इंक्रीज डिजायर फॉर सेटिस्फाइंग अ लोअर लेवल नीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपकी हायर लेवल नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती, दैट इज अबाउट एल्डरफर्स ERG थ्योरी। नाउ टॉक अबाउट द हर्ट्जबर्ग थ्योरी। तो let's take it to the some, I'm going to take the another page, मैं यहीं पे कहीं पे लिख देती हूँ। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर मैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी की बात करूँ तो हर्ट्जबर्ग थ्योरी कहती है, इसके ना पहली बात तो ये 2 फैक्टर थ्योरी होती है। तो व्हाट इज़ द 2 फैक्टर थ्योरी या ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी? इट हैज़ 2 पार्ट्स। हर्ट्जबर्ग के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है मोटिवेटर्स, व्हाट इज कॉल्ड मोटिवेटर्स, एंड दूसरा कहलाता है हाइजीन फैक्टर्स, ठीक है, ये कहलाता है हाइजीन फैक्टर्स। अब मोटिवेटर्स क्या होता है, हाइजीन फैक्टर्स क्या होता है? तो ये जो मोटिवेटर्स होते हैं ये होते हैं जैसे हमारी अचीवमेंट्स हो गई इंडिविजुअल की, या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्क हो गया, ये है ना, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या आपके एडवांसमेंट हो गई, ग्रोथ हो गई, दीज आर कॉल्ड मोटिवेटर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हाइजीन फैक्टर, दैट इज अबाउट कंपनी पॉलिसीज, कि कंपनी कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है आपको, आपके कैसे रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, आपके सुपरवाइजर्स कैसे हैं, आपकी वर्क कंडीशंस कैसी हैं, आपकी सैलरी कैसी है, आपकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब कैसी है, या आपका रिम्यूनरेशन कितना है। दिस इज़ अबाउट द हाइजीन फैक्टर्स। तो इन्होंने ये कहा, एक्चुअली ये इंटरव्यू किया गया था कुछ प्रोफेशनल्स को लेके जो या तो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थे, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो हर्ट्जबर्ग ने ये कंक्लूड निकाला कि जब मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो उससे आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बनी रहती है, यानी एम्प्लॉय वो उस जॉब में टिकेगा। गेटिंग माई पॉइंट? एंड अब वो कहता है कि अगर हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो, हाइजीन फैक्टर्स आर प्रेजेंट देयर, तो उससे क्या होता है, जॉब डिससेटिस्फेक्शन प्रिवेंट होता है, यानी लोगों का जॉब डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइजीन प्रेजेंस नहीं होंगे, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं होगी, कंपनी का कुछ वो ही नहीं है, हाइजीन पॉलिसीज़ नहीं होंगी, तो लोग जो हैं ज़्यादा टाइम के लिए उस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। दैट्स कॉल्ड हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। नाउ कम टू दी
That is the third theory that is related to Maslow theory of need hierarchy, that is we know. और Porter Lawrence performance theory है, मैं थोड़ा सा इसको आपको जो है ये इट्स नॉट रिलेटेड टू वर्क मोटिवेशन, तो इसके बारे में कभी और. एंड द आंसर इज द करेक्ट इज वर्क मोटिवेशन 1 2 3 एंड ऑल, सो आंसर विल बी सी. Okay, let's go to the next question. Question number 10. Each individual is different from every other because of which one of the following reasons. तो ये आई थिंक आपको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डिटेल इन दिस. तो यू नो दैट कि हमें एक बच्चा जब होता है, द चाइल्ड इज बॉर्न, तो ही गॉट, उसकी मदर होते हैं, फादर होते हैं, तो 23 उसको यहाँ से क्रोमोसोम्स मिलते हैं एंड 23 उसको यहाँ से क्रोमोसोम मिलते हैं और दोनों का एक पेयर बनता है. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं टोटल, इट मीन्स 23 पेयर्स बनते हैं. ठीक है, और आपको ये पता होगा कि 23 क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होता है, जिससे लड़का या लड़की डिसाइड होता है. सो ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स रैंडमली पेयर अप इन ईच चाइल्ड, तो वो रैंडमली पेयर अप होते हैं. अगर आप बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे तो यू विल नॉट गेट आंसर. आई एम नॉट रीडिंग बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, और दीज आर नॉट, इफ यू रीड इट आउट ऑल द ऑप्शंस यू विल बी एबल टू डिटेक्ट द आंसर इज ए. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 11. यहाँ पे कुछ स्कीमास दिए हैं और बहुत इजी है, अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो यू इजीली गेट इट, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. देखिए, मैं अगर पर्सन स्कीमास की बात करूँ तो यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है. ठीक है ना. मेंटल स्कीमा सजेस्टिंग द सर्टन ट्रेस्ट एंड बिहेवियर go together and then individuals having them represent certain type, so that is called person schema. So this is P. Okay, now go to the role schema. अब यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा roles, दिख रहा है आपको. तो the schemas containing information about how person playing specifically roles generally act and what they are, तो that is called Q. And R is self. तो जहाँ self की बात हो रही है, schemas indicate what is expected to happen in a given sorry, यहाँ पे है self. A schema consisting of an organized collection of beliefs and feelings about ourselves. तो ये कहीं ना कहीं self की बात हो रही है, तो that is R. और now script की बात, schemas that indicate what is expected to happen in a given setting, that is called script. तो on the basis of answer is A. Now let's go for the question number 12. यहाँ पे बात हो रही है, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कुछ मेमोरी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. देखिए, आपने जॉर्ज मिलर का नाम मेमोरी में बहुत सुना होगा. इन्होंने एक मैजिकल नंबर दिया था 7 + -2, है ना. यानी किसी इंसान को या तो 5 याद रह सकते हैं या मैक्सिमम 9, है ना, याद रह सकते हैं नंबर्स. सो इन्होंने मैजिकल नंबर दिया था, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट P3. तो P3 से आपको ये ऑप्शन मिला. देखिए, अब कोई और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर इज डी. लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे शिफ्रिन जो है इधर आना चाहिए था. एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने हमें 3 मेमोरी सिस्टम दिया था कि सेंसरी मेमोरी, फिर STM, फिर LTM. तो ये इन्होंने दिया था, तो दैट इज बी. Q इज़ 1. एंड बार्ले ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव मेमोरी. कंस्ट्रक्टिव मेमोरी का मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, रेफरिंग टू द रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज इन विच दोज मेमोरीज आर अल्टर, रिवाइज और इन्फ्लुएंस बाय न्यूअर इन्फॉर्मेशन. तो पहले जो हमारी मेमोरीज हैं उनको या तो अल्टर करें नई इन्फॉर्मेशन, पुरानी इन्फॉर्मेशन नई इन्फॉर्मेशन को जो रेफरिंग टू द रिट्रीवल ऑफ मेमोरीज इन विच दोज मेमोरीज आर अल्टर, रिवाइज और इन्फ्लुएंस बाय द न्यूअर इन्फॉर्मेशन. तो हमारे दिमाग में अभी जो पुरानी मेमोरीज है वो नई मेमोरी आके उनको अल्टर करे, उनको रिवाइज करे या इन्फ्लुएंस करे, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेमोरी. एंड एलन बैडले ने दिया था हमें वर्किंग मेमोरी, है ना. तो वर्किंग मेमोरी इज STM, और STM को ही वर्किंग मेमोरी कहते हैं, तो बैडले ने वो दिया था. क्वेश्चन नंबर 13. पैराडॉक्सिकल इंटेंशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो व्हाट इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन. ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ. इट इज़ द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द फियर ऑफ फियर, लाइक कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ फियर ऑफ फियर, यानी डर से डर, फियर ऑफ फियर. ओके, ये है. तो ये कहता है कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो वैसे तो इसमें लोगोथेरेपी की बात हो रही है, और ये क्या होता है कि इसमें ये एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट जो होता है वो किसी सर्टन कंडीशन या डिसऑर्डर, जैसे फोबिया हो गया या इंसोमेनिया हो गया, है ना, या एंजाइटी हो गई, इस तरीके के डिसऑर्डर से कनेक्टेड होता है. और इसमें जो कॉग्निटिव मेथड्स होते हैं उसे परस्यू किया जाता है, जिसकी वजह से इंगेज हो जाता है मोर फियर बिहेवियर. व्हाट डज इट मीन? आई मीन टू से कि इट इज़ अबाउट दैट कि मान लो आपको किसी चीज़ से फियर है, तो उसके बारे में इतना हाई उस फियर को लेके जाना कि एक टाइम के बाद डर से डरी. प्रियंका चोपड़ा का डायलॉग सुना होगा ना आपने मैरी कॉम में कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, काइंड ऑफ दैट. ठीक है, सो इसका आंसर वैसे लोगोथेरेपी है. एंड व्हाट इज लोगोथेरेपी? ये लोगो जो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है
थेरेपी विच इज़ डिफाइंड द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन, इलनेस एंड माल एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये किसने दी थी? विक्टर फ्रैंकल ने दी थी। और ये इसमें बिलीव था कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो मोटिवेटेड बाय होता है सर्च ऑफ लाइफ पर्पस, यानी लाइफ पर्पस के लिए सर्च की, मतलब व्हाट इज़ द लाइफ पर्पस टू बी कम हेयर। सो लोगोथेरेपी इज परस्यूट ऑफ द मीनिंग ऑफ वन सेल्फ, ये अपने ऊपर अपनी मीनिंग पे कि आप क्या हैं, दैट इज। तो फ्रैंकल थ्योरीज वर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग, और उनकी खुद की थ्योरी उनके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग से बेस्ड थी। सो दैट इज अबाउट एक्जिस्टेंशियल थेरेपी इज क्वाइट डिफरेंट, दैट्स अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप देखते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढते हैं, दैट वाई यू आर हियर। जनरली ये टर्मिनेशन डिसीजेस में पाई जाती है, अप्लाई की जाती है। एंड रेसिप्रोकल इनहिबिशन दैट इज रिलेटेड टू, आपने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन सुना होगा, उसके अंदर ये पार्ट होता है, उसी के बेस पे होता है। नेगेटिव प्रैक्टिस इज नथिंग समथिंग, तो आंसर विल बी बी। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पीपल रिवेल अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ देयर ग्रुप, नो, कभी भी। जनरली इंडिविजुअल जो है, जनरली की मैं बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जनरली यही होता है कि लोग अपने ग्रुप के अगेंस्ट नहीं जाते। पीपल डिज़ायर टू बी लाइक्ड एंड टू बी राइट, यस, हम जब भी किसी ग्रुप में होते हैं, कहीं होते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि लोग हमें पसंद करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी द ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 15। My friend is doing master's course in management after completing a degree course in engineering. This act represents a case of, तो मेरा फ्रेंड जो है वो मास्टर कोर्स कर रहा था मैनेजमेंट में, और उसके बाद उसने एक डिग्री कोर्स किया इंजीनियरिंग में, तो इस एक्ट को क्या कहेंगे? दैट इज अबाउट द डाइवर्जेंट थिंकिंग। वाई इट इज? बिकॉज यहाँ पे कुछ वो डाइवर्ट, देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है यू हैव अ वन प्रॉब्लम एंड यू हैव मल्टीपल सोल्यूशन, एंड ही इज हैविंग लाइक दैट, है ना। That is about, तो एक cognitive process mode of critical thinking in which a person generates many unique and creative response to a single question or problem. This is different from convergent, because convergent में क्या होता है कि you have a only one solution to a multiple problems. Okay, so which attempts for to find a single or correct answer to a problem. So divergent thinking, also referred to a lateral thinking, is the process of creating multiple unique ideas or solution related to a problem that you are trying to solve. समझ में आया? सो दैट इज, इसमें कोई इवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही, तो नो इवैल्यूएशन। कोई कन्वर्जेंट एक सोल्यूशन नहीं, मल्टीपल दिख रहे हैं, और ऑटिस्टिक मीन्स अपने बारे में, तो ऐसा नहीं है, तो आंसर विल बी डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, कंट्रोलिंग इरेशनल थॉट्स। तो व्हाट इज इरेशनल थॉट्स? जब हम किसी भी बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, जो थॉट्स रिलेवेंट ही नहीं होते किसी चीज़ से रिलेटेड, हम बेफालतू में सोच रहे हैं, तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होता है हम उन थॉट्स को कंट्रोल कर सके? तो पहला है, आप अवेयरनेस लाएंगे। जैसे सपोज मेरे अंदर, मैं एग्जांपल देंगे, मान लो कोई पर्सन है, ही इज़ वेरी एग्रेसिव, तो उसने पहले ये अवेयरनेस लाई कि आई एम एग्रेसिव, लाइक इट्स गोइंग बियॉन्ड, तो पहला उसने अपना अवेयरनेस लाया। दूसरा, इवेलुएट द एक्यूरेसी, तो उसने सोचा कि ये मेरे ही समझने से ये लोग मुझे ऐसा मैं ऐसा हूँ, सच में मैं एग्रेसिव हूँ। देन दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एग्रेसी, आस्किंग पीपल और सम अदर वे। एंड थर्ड इज प्रिपेयर इनकम्पैटिबल थॉट्स, तो उस थॉट्स को ओवरकम करने के लिए कुछ इनकम्पैटिबल थॉट्स आए कि कैसे मैं अपना एग्रेशन को काबू कर सकता हूँ, लाइक मैं जब भी एंग्री हूँ तो आई ट्राई टू माई सेल्फ दिस इज नॉट अ टाइम टू रिएक्ट। एंड द लास्ट इज रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर इफेक्टिव चेंज, और जब मेरा बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद सम गुड थिंग्स विच आई लाइक इट, सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ फैक्टोरियल डिज़ाइन बताना है, दैट इज यू नो दैट हाउ टू डू। 2 into 3 into 5, तो 2 3 is a 6, 6 5 is a 30, आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर इन आई विटनेस टेस्टिमनी? देखिए आई विटनेस टेस्टिमनी की जो बात होती है जनरली कोर्ट केसेस या लीगल चीज़ों में बात होती है, ठीक है। तो सजेस्टेबिलिटी वो होती है कि जब कोई आई विटनेस के सामने जो है अपने सजेशंस देने लगे कि ऐसा हुआ था कि क्या, तो वो कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है उसका। इल्यूजन ऑफ आउटगोइंग ह्यूमोजेनिटी का मतलब होता है सेम दिखना, तो वो इल्यूजन्स आ जाते हैं। एंड सोर्स मॉनिटरिंग, कि किस सोर्स से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, आई विटनेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फॉरगेटिंग, और वो कह रहा है एरर इन आई विटनेस मेमोरी, तो फॉरगेटिंग इज नॉट एन एरर, है ना, तो दिस इज नॉट एन एरर, तो आंसर विल बी डी। बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ व्हाट इज द आई विटनेस टेस्टिमनी। सो दिस इज अबाउट कि आई विटनेस मेमोरी जो होती है वो इंडिविजुअल्स यूनिक रिकलेक्शन होती है स्पेसिफिक इवेंट की, और ये एलिजाबेथ लुफ्टस ने दिया था। और ये ऑकरेंस होता है मेमोरी में टिपिकली एसोसिएटेड विद क्रिमिनल इवेंट सच एज मगिंग और सिटीजन और बैंक रॉबरी, है ना, किसी को वायलेंटली मार देना। तो आई विटनेस मेमोरी, एक आई विटनेस मेमोरी जो है मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट केस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट whom charges have been raised.
एंड ये जो होती है इन्फ्लुएंस करती है अदर लाइफ, जबकि एपिसोडिक मेमोरी जो होती है वो सिर्फ हमारी लाइफ को वो करती है। और सोशल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आई विटनेस मेमोरी पे जो है उनको ट्रेनिंग मिलती है और वो इस पे रिसर्च मतलब वो काम करते हैं कि अनबायस्ड एंड अनबायस्ड मेमोरीज कैसे इसमें काम करती हैं। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following stress help in making fast recovery from illness and helps in coping physical adversity more effectively? देखिए आपको ऑप्टिमिज्म का मतलब पता होगा, यानी पॉजिटिव सोचना। यस, यू थिंक पॉजिटिव। अब आप सोचिए, आपको रिकवरी करनी है तो क्या डॉक्टर भी कितनी बार बोलते हैं ना, थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रेस हैज़ अ मेजर रोल इन एडवर्सली अफेक्टेड ऑन अवर इलनेस। तो टाइप ए बिहेवियर की कोई बात नहीं हो रही है। इनग्रेटिटेशन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इट इन्वॉल्व्स द गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द टारगेट इन ऑर्डर टू गेन कंप्लाइंस। यानी लोग जिससे आप कंप्लाइंस का मतलब होता है कि समथिंग लाइक somebody is asking you to change। तो इनग्रेटेशन का मतलब होता है कि जिससे आपको हामी भरवानी है उसको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 20, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ सेंस विद दैट ऑफ यूनिवर्स प्रिंसिपल इज द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल सेल्फ स्टीम विद दैट ऑफ यूनिवर्स प्रिंसिपल, है ना। तो आपने सुना होगा कि ब्रह्मा के बारे में आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा, उन्होंने ये दर्शन दिया था अद्वैत वेदांता। तो वो ये मानते थे कि संसार में ये ब्रह्मा ही सत्य है और जगत मिथ्या है। तो जीव और ब्रह्मा बल्कि अलग नहीं है, केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्मा को नहीं जान पा रहा है, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर विराजमान है, यानी अहम ब्रह्मास्मि समथिंग, है ना। सो यहाँ पे इसका आंसर वैसे बी है, क्योंकि बुद्धिज्म ऐसी कोई बात नहीं करता, योगा ऐसी कोई बात नहीं करता, जैनिज्म ऐसी कोई बात नहीं करता। तो अद्वैत वेदांता जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ब्रह्मा, आत्मा और विद्या और अविद्या। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ब्रह्म की मतलब जो ब्रह्मा है, आत्मा और विद्या मतलब नॉलेज, और अविद्या मतलब इग्नोरेंस, और माया, कर्म एंड मोक्ष। तो आत्मा इज द इनरमोस्ट सेल्फ और स्पिरिट ऑफ अ मैन बट डिफरेंट फ्रॉम द एम्पेरिकल ईगो, and Atma is the fundamental, ultimate, eternal, immutable, pure consciousness. Thus it appears that Brahma is the ultimate reality behind all world objects and Atma is pure spirit in all beings. Truly speaking, both Brahma and Atma are not different realities, they are identical. यानी ब्रह्मा और आत्मा एक ही है, दोनों identical हैं, अलग अलग नहीं है। That is about. So question number 21, the abstract idealized representative that capture an average or typical notion of members of the category is known as। तो देखिए जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, आइडियलाइज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है प्रोटोटाइप में। व्हाट इज प्रोटोटाइप? ये बेस्ट एग्जांपल है कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें आपको सर्टन कैटेगरीज होती है। प्रोटोटाइप्स आर यूज्ड टू इनहांस मेमोरी एंड रिकॉल। प्रोटोटाइप जो है हमारी मेमोरी को और रिकॉल को इनहांस करने में हेल्प करते हैं। सिंस यू कैन कीप अ प्रोटोटाइप ऑफ समथिंग एंड देन मैच न्यू, तो आपका ऑलरेडी किसी की इमेज आपके पास है और उसको आप नए से मैच कर रहे हैं। सो सिमिलर थिंग्स टू बी प्रोटोटाइप इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, कैटेगराइज और स्टोर दिस न्यू थिंग। तो ये आइडेंटिफाई हेल्प करने में हेल्प करता है, कैटेगराइज करने में, और हमें नई थिंग्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आंसर विल बी सी। Question number 22, because of the lightning speed and computer can retrieve and manipulate stored data faster than people can, but the human brain beats the computer hands down when it comes to। अगर हम बात करें लाइटनिंग स्पीड्स की या कुछ, तो कंप्यूटर जो है बहुत जल्दी रिट्रीव करता है और मैनिपुलेट करता है स्टोर डाटा एज कम्पेयर टू ह्यूमन। लेकिन जब बीट्स की बात करें तो कंप्यूटर्स हैंड्स डाउन, है ना, कंप्यूटर्स हमसे इस चीज़ में पीछा होता है व्हेन इट कम्स टू साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। व्हाट डज इट मीन? साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो परस्पर चले, यानी एक साथ। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग desecrate and unconnected stimuli. What is discrete? That is which different, looks different, and जो एक दूसरे से सिमिलर ना हो, into single group or whole to assist in a comprehension and interpretation। ठीक है, जो असिस्ट करे कॉम्प्रिहेंस करने में और इंटरप्रेट करने में। इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एंड बिटवीन सेपरेट एंटिटीज एंड इट्स रिलेशन और पोजीशन टू द होल। The integration of distinct yet interrelated stimuli can also facilitate the ability to uncover underlying patterns in verbal and non-verbal information। तो अगर आप देखिए, सिंपल सी बात समझिए,
कि वो कह रहा है कि कंप्यूटर हमसे हर चीज़ में बेहतर है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में, मैनिपुलेट करने में, पर किस चीज़ में वो हमसे कमतर है। तो दैट इज़ अबाउट साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, है ना। हम जो है हमारे दिमाग में जो है बहुत जल्दी डिस्क्रेट हो जाता है चीज़ों को लेके, हम बहुत जल्दी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंस और इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. The final decision reached by groups can often be predicted quite accurately by relatively simple rules. What these rules are known as. तो वो कह रहा है कि जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, जो ग्रुप्स पे पहुंचते हैं, वो जनरली प्रिडिक्टेड होते हैं क्वाइट एक्यूरेटली बाय रिलेटिवली सिंपल रूल्स। तो ये रूल्स कौन से होते हैं? तो ये होता है सोशल डिसीजन स्कीमास। ये मेथड्स होते हैं जो इम्प्लिसिटली यानी इनडायरेक्टली और सबकॉन्शियसली यूज होते हैं ग्रुप्स के थ्रू टू अराइव एट अ कलेक्टिव डिसीजन, क्योंकि ग्रुप का मतलब ये है कि यू विल रीच ऑन अ कलेक्टिव डिसीजन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्री करते हो। Psychologists believe that they can essentially map out predictable group behaviors because group decisions are generally based on the interaction between 4 behavioral elements. ठीक है, तो उसके बेसिस पे 4 बिहेवियर एलिमेंट्स के बेसिस पे होता है, इसलिए उनके प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं कि वो क्या डिसीजन लेंगे। तो आंसर विल बी सोशल डिसीजन स्कीमास। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे बात हो रही है चिल्ड्रन आर टॉट नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, पीपल एक्सेट्रा by binding the relationship between names and form according to Skinner function as a verbal operand. तो चिल्ड्रन जो हैं जिनको चीज़ों के नाम सिखाए जा रहे हैं, एनिमल्स के, लोगों के, वो रिलेशन बनाते हैं नेम्स और फॉर्म में अकॉर्डिंग टू स्कीनर। ये एक वर्बल ऑपरेंट फंक्शन है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? आंसर इज टेक्ट। व्हाट इज टेक्ट? टेक्ट इज अ लेबलिंग और नेमिंग एन आइटम, और उसी की बात कर रहा है कि चीज़ों को नाम देना इज कॉल्ड टेक्ट, यानी लेबलिंग करना। Property of an item that is present of something which the individual comes into a contact, a pure text does not relate to having a desire for the item, है। तो दैट इज अबाउट, तो यहाँ पे टेक्स्ट की बात नहीं, प्योर टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लेबलिंग की बात हो रही है। तो टेक्स्ट का मतलब याद रखिए, द मीनिंग ऑफ लेबलिंग, इट मीन्स नेमिंग समथिंग गिवन बाय द स्कीनर फंक्शन एज अ वर्बल ऑपरेंड। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ कुछ आपको ब्रेन के पार्ट्स दिए हैं और उसको चीज़ों से रिलेट करना है। तो सेरिबलम यू पीपल नो दैट इज रिलेटेड टू मोटर कंट्रोल, जो आपका मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू आपकी ये स्लीप से रिलेटेड हो गया। मेडुला जो है वो आपका दैट इज रिलेटेड टू योर रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़। और लिम्बिक सिस्टम में क्योंकि एमिगडाला होता है तो आंसर विल बी इमोशन। ऑन द basis of answer is D. Thank you. This is completed, and I'll start a new video, next 25 question in next video. And if you like this video, please like, share, and subscribe, and comment on it. Thank you so much.